क्लास 12th। वेलकम इन द क्लास ऑफ ज़ूलॉजी। यहाँ पर हम ज़ूलॉजी के जो सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स, उसका सब टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिसऑर्डर होता क्या है? कोई भी एक ऐसी इर्रेगुलरिटी, ऐसी डिस्टर्बेंस जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होने देती, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। और एक सिंड्रोम क्या चीज़ होती है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। एक डिज़ीज़ के जब बहुत सारे करेक्टर्स हों, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली ये हुआ किस वजह से है, तो वो सिंड्रोम होता है। और डिज़ीज़ क्या चीज़ होती है? जिसका अपना एक स्पेसिफिक कॉज होता है और अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो किसी भी एक सिंगल जीन लोकस पे चेंज होने की वजह से हो जाते हैं। यानी एक इंसान का जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें से किसी एक जीन पे, एक जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं, अगर कोई एक जीन जो है वो मिस है या उसकी डुप्लीकेट जो कॉपी है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस वजह से जो हमारा जीनोम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस आगे चल के किसी न किसी जेनेटिक डिसऑर्डर का कॉज जो है वो बन जाती है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें एक मार्फन सिंड्रोम होता है, जो फिब्रिलिन जीन जो है उसमें एब्सेंट होता है और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को जो है वो डिस्टर्ब करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव में यहाँ हम 2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया और सेकंड है फिनाइलकेटोनुरिया। सेक्स लिंक डोमिनेंट, ये भी आप अपने हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। ये भी एक रिकेट्स जैसा डिजीज़ होता है जो हमारी बोन्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है, यानी बोन्स फॉर्मेशन में प्रॉपरली नहीं होने देता। और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास रहेंगे कलर ब्लाइंडनेस और उसके साथ साथ लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिजीज़ पढ़ी थी हीमोफीलिया। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोनुरिया, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहली जो डिज़ीज़ हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करनी है वो है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। इन आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, एचबी पिगमेंट। अब ये हमारा जो एचबी पिगमेंट होता है बेसिकली ये एक प्रोटीन है जो 2 सब यूनिट्स का बना हुआ है, अल्फ़ा एंड बीटा। जो अल्फ़ा सब यूनिट होता है वो नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जो बीटा सब यूनिट होता है ये 146 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है और इन अमाइनो एसिड्स की नंबरिंग 1 2 3 4 अप टू 146 की है। देखिए आप, अब आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड्स बने होते हैं कोडोन्स, हमारे पास हैं। अब उनमें से एक कोडोन जो है वो 6 पोजीशन पे जो है GAG, वो बनाता है ग्लूटामिक एसिड। अगर वो ग्लूटामिक एसिड बनाता है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन अगर इसी कोडोन में चेंज हो जाता है, यानी इंस्टेड ऑफ GAG म्यूटेशन होकर के GTG हो जाएगा, तो यहाँ ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि वैलिन की फॉर्मेशन होगी। और वैलिन जो है इसकी वजह से बनता है हमारा जो बीटा सब यूनिट है वो HbS, यानी उनकी वजह से हीमोग्लोबिन नॉर्मल ना हो करके HbS फॉर्मेशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल HB है उसमें हमारे जो RBCs हैं उनका जो शेप होता है वो बाई कनकेव होता है, लेकिन जब वो म्यूटेशन हो जाए तो हमारे RBCs का जो शेप है वो चेंज हो कर के सिकल शेप में हो जाता है, सिकल क्रिसेंट शेप
मून की जो होती है, या फिर एक ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लोग घास काटने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तरह का शेप जो है आरबीसीज का हो जाता है। इसका नुकसान क्या हो रहा है हमें कि एचबी जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, राइट। तो जब एचबी में चेंज हो रहा है, नॉर्मल से जो है म्यूटेंट हो रहा है, तो जो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, सिकल शेप होने की वजह से जो हमारे आरबीसीज हैं वो ब्लड वेसल्स में क्लॉगिंग कर देते हैं, यानी रुकावटें पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है। इसी के साथ हमारे पास दूसरी डिजीज़ है फिनाइलकेटोनुरिया। फिनाइलकेटोनुरिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? मोस्टली हम फिनाइल एलेनिन को कंज्यूम करते हैं, किस फॉर्म में? एक एसेंशियल एमाइनो एसिड की फॉर्म में। जो भी डाइट जैसे कि मीट है, एग है, बीफ है, ठीक है, जो मैमल्स का ब्रेस्ट मिल्क है, उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है फिनाइल एलेनिन, जो हमारा एसेंशियल एमाइनो एसिड है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर जो है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट ना किया जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब है क्या? फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर चला गया। अब ज़रूरी है कि फ़िनाइल एलेनिन को जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट किया जाए, और इसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज। और इस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है एक जीन जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोजाइलेज जीन। ये जीन जो है वो एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, और एंजाइम जो है वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो टायरोसिन होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स का, हमारी स्किन पिगमेंट्स का, हमारी हेयर पिगमेंट्स का, हमारी आई पिगमेंट्स का एक प्रिकर्सर होता है। अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, PAH जीन के अंदर, तो एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन जो है टायरोसिन में नहीं हो पा रहा। जब फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो एक डिज़ीज़ होगी जिसका नाम है फिनाइलकेटोनुरिया, और ये अब हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिन का काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को, हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम और हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज़ जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव में हम लोगों ने पढ़ी। अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें आप लोग कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्रोमोसोम के शेप में या उनके नंबर में किसी चेंज की वजह से होते हैं। बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 46, या मान लें 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। और इन क्रोमोसोम्स को जो है वो माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है एक टेक्निक के थ्रू जिसे हम कैरियोटाइप कहते हैं, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एज सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप इज नोन एज कैरियोटाइप। इसमें पूरी पेयरिंग हुई होती है 22 ऑटोसोम्स की, और एक जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, इसमें 46 हमारे पास कंप्लीट होते हैं। मान लीजिए इन 46 में से कहीं पर डिलीशन हो गया, क्रोमोसोम का नंबर 45 हो गया, या कहीं पर एडिशन हो गया तो नंबर 47 हो गया, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं। डाउन सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी 21 की वजह से होता है। ट्राइसोमी 21 मीन्स टू से कि जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपीज़ होंगी। एडवर्ड सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी 18 यानी 18th नंबर वाला जो ऑटोसोम है उसकी 3 कॉपी होंगी। पैटो सिंड्रोम यानी 13th क्रोमोसोम की 3 कॉपीज़ होंगी। टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमी यानी कि
जो फीमेल्स हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। लाइनफेल्टर सिंड्रोम XY, यानी कि जो मेल मेंबर्स हैं उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी होगी, XX एंड XYY। इसमें हम यहाँ पर 3 सिंड्रोम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पैटो सिंड्रोम ऑलमोस्ट सेम हुए। सेम मीन्स टू से आपने सिर्फ ट्राइजोमी को चेंज करना है और करेक्टर्स को चेंज करना है। तो डाउन सिंड्रोम JL डाउन ने 1866 में डिस्कवर किया है, हेनरी टर्नर ने 1938 में, और हैरी लाइनफेल्टर ने 1942 में। जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका मेन कॉज क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉन डिसजंक्शन कहते हैं नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने लास्ट यूनिट जो रिप्रोडक्शन का था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस होता है। मियोसिस आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप उसी को रिकैप्चुलेट करेंगे। मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है, यानी 46 में से 23 एंड 23। और ये ज़रूरी भी है, ये मेंडल के लॉज में से है कि बराबर जो है वो 23 एंड 23 होना चाहिए। लेकिन कई बार किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, मीन्स नो सेपरेशन एट ऑल, जिस वजह से आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी डुप्लीकेट कॉपी चली जाती है। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने की है, क्योंकि यहाँ हम ऑटोसोम्स को ले रहे हैं, तो 22 एंड 22 ऑटोसोम्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होना चाहिए था? 11 एंड 11, लेकिन यहाँ 12 और 10 हो गया। अब ये जो 12 वाला नंबर है जब ये आगे जाएगा तो ये 11 के साथ मैच करेगा, यानी यहाँ ऑटोसोम्स का नंबर जो है वो होना क्या चाहिए था? 22 पेयर्स, लेकिन यहाँ 22 पेयर्स के साथ साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है। और वो कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 21, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का कॉज है ट्राइसोमी 21। तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? मेल के अंदर XY47, यानी कि 21 की एक्स्ट्रा कॉपी है, और फीमेल के अंदर XX47, यानी कि 21 की एक्स्ट्रा कॉपी। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है लाइनफेल्टर। और डाउन सिंड्रोम के जो मेन कॉजेज़ हैं ये बता दिए। इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं कि जो फेस है वो बिल्कुल मून शेप हो जाता है, जो स्टबी फिंगर्स, मतलब हाथ छोटे छोटे होंगे लेकिन मोटे मोटे से वाइड से होंगे। आईब्रोज के बीच में गैप जो है वो थोड़ा कम होगा। उसके बाद जो फेस है वो अपवर्ड की तरफ ज़्यादा होगा। मेंटली वो पर्सन जो है वो रिटार्ड होगा, यानी मेंटल जो डेवलपमेंट है उसका नहीं हुआ होगा। तो ओवरऑल यही है कि वो एक एबनॉर्मल पर्सन है। फिर आता है हमारे पास लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्रेजेंट होती है। कॉज बिल्कुल वही रहेगा, यानी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी यहाँ पर जो हमारे एक्स क्रोमोसोम थे उनको प्रॉपरली सेपरेट हो जाना चाहिए था, एक्स को एक्स वाई, ठीक है, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से एक जो एक्स है वो मेल्स में एक्स्ट्रा चला जाता है। और ऐसे जो मेल्स हैं वो टिपिकल फीमेल लाइक फीचर में डेवलप होते हैं, यानी एनलार्ज ब्रेस्ट का होना, ठीक है, ब्रॉडर हिप्स, लॉन्गर लेग्स, प्यूबर्टी ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है या फिर इनकम्प्लीट होती है। और ऐसे जो मेल्स होते हैं मोस्टली स्टेराइल होते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है टर्नर सिंड्रोम। ये फीमेल्स के अंदर एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें एक्स एक कॉपी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी XX फीमेल्स का फीचर है, इसमें X0 आप लिख सकते हैं या X0 आप लिख के चल सकते हैं। और ऐसी फीमेल्स जो होती हैं वो टिपिकल मेल लाइक फीचर्स में डेवलप होती हैं, ठीक है। और इनमें स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक क्रॉस के थ्रू आप ये लोग ईजिली समझ पाएंगे, जैसे XX और XY एक मेल और एक फीमेल है। जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है वहाँ मियोसिस जब होगी तो गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल ईजिली हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है क्रोमोसोम का, तो देखिए
एक साइड बिल्कुल कोई क्रोमोसोम नहीं जा रहा है और दूसरी साइड दोनों एक्स जा रहे हैं, यानी एक्स जो है वो सेपरेट नहीं हुए। अगर ये एक्स दोनों जो है वो एक फ़ीमेल के अंदर जाते हैं तो ऐसे फीमेल्स को हम लोग सुपर फीमेल्स भी कहते हैं। लेकिन मोस्टली फीमेल्स के अंदर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। उसका रीज़न होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ फीमेल में बनती हैं उनमें से हमेशा जो एक्स्ट्रा एक्स होता है उसकी बार बॉडी बन जाती है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आती है कंडीशन एक्स वाई, यानी 2 एक्स और 1 वाई। ये कौन सी कंडीशन है? लाइन फिल्टर। और दूसरी कंडीशन आती है एक्स नॉट या एक्स ज़ीरो, जहाँ पर फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो आप इन क्रॉस को अलग अलग, यानी लाइन फिल्टर के लिए अलग से और टर्नर सिंड्रोम के लिए अलग से ड्रॉ करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप बिल्कुल डाउन सिंड्रोम की तरह से ही एडवर्ड और पेट्रो सिंड्रोम का क्रॉस भी ड्रॉ करके जो है वो बता सकते हैं। इन केस अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।